नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का संविधान। भारत के संविधान के क्रम में आज हम लोग मौलिक अधिकार में पढ़ेंगे अनुच्छेद 22। यह स्वतंत्रता का अंतिम अधिकार है। मतलब 6 अधिकार हैं। पहला समानता का अधिकार है 14 से 18 तक, फिर दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। तो हमने 19 पढ़ा, 20 पढ़ा और 21 पढ़ा, आज 22। तो अनुच्छेद 22 में लिखा क्या है? अनुच्छेद 22 में लिखा है गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो मैं आपको एकदम साधारण भाषा में समझाऊंगा, क्योंकि संविधान थोड़ा सा उसकी भाषा जो है जटिल है, तो आम जनमानस को समझना जरा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको एकदम सरल लैंग्वेज में बताऊंगा, क्योंकि ये अधिकार जो आपको संविधान ने दिया है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे जानना आपको। देखिए, आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22, इसके 2 खंड हैं। पहले खंड में अनुच्छेद 22 का 1 और 22 का 2 है। दूसरे खंड में अनुच्छेद 22 का 3, 4, 5, 6 और 7 है। इसका मतलब अनुच्छेद 22 के कुल 7 उपभाग हैं, जिन्हें 2 भागों में बांटा गया। पहले दूसरे को एक भाग में रखा गया और तीसरे से 7वें को दूसरे भाग में रखा गया। देखिए, अनुच्छेद 22 के 2 भाग, पहले और दूसरे में लिखा है सामान्य दांडिक विधि के अधीन गिरफ्तारी से संरक्षण, और दूसरे में लिखा है निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तारी से संरक्षण। तो निवारक निरोध प्रिवेंटिव और सामान्य दांडिक प्यूनिटिव। मैं आपको बिल्कुल साधारण भाषा में समझाता हूं। देखिए, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो नागरिक हो चाहे वो गैर नागरिक हो, क्योंकि अनुच्छेद 22 सभी को अधिकार देता है, नागरिकों को भी गैर नागरिकों को भी। तो किसी भी व्यक्ति को जब पुलिस पकड़ती है तो वह सामान्य रूप से 2 कारण से पकड़ती है, जो कि सामान्य दांडिक विधि कहा जाता है। पहला कारण तो यह हो सकता है कि कोई अपराध हुआ हो और पुलिस को यह सूचना मिली हो कि फला व्यक्ति ने ही अपराध किया है और एकदम पुख्ता प्रमाण है, तो वो सीधा जाएगी और फला व्यक्ति को उठा लेगी। ये एक पहला तरीका है। दूसरा, अपराध हुआ है लेकिन पुलिस को यह नहीं पता है कि किस व्यक्ति ने अपराध किया है, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर उससे शक है, ऐसा कुछ प्रमाण मिल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति अपराध किया हो सकता है। तो उस शक के दायरे में आकर के, यानी शक के आधार पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो सामान्य दांडिक विधि में 2 तरीका है। एक तो पुख्ता प्रमाण मिल गया हो अपराध का, और दूसरा शक हो कि इसी ने अपराध किया है, इस आधार पर वो पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। ठीक, एक तीसरा तरीका भी है। तीसरा तरीका है निवारक निरोध, और ये हमारे भारत के संविधान में लिखा है। तो निवारक निरोध का मतलब होता है कि अपराध हुआ नहीं है लेकिन अपराध होने की संभावना है। तो जो व्यक्ति अपराध करने वाला है, ऐसी सूचना मिली कि संबंधित व्यक्ति अपराध कर सकता है, खासकर देश की शांति व्यवस्था के लिए अगर कोई व्यक्ति खतरा है कि अगर अपराध होने की गुंजाइश है, इस आधार पर किसी को गिरफ्तार किया गया, तो उसे निवारक निरोध कहते हैं। मतलब अपराध हुआ नहीं है लेकिन अपराध कोई व्यक्ति कर सकता है। इस शक के दायरे में अपराध होने के पहले ही अपराध को रोकने के लिए जिसे गिरफ्तार कर लिया जाए, उस व्यवस्था को निवारक निरोध कहते हैं, और यह हमारे भारत के संविधान में लिखा गया है। दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश के संविधान में ये बात नहीं लिखी गई है। लिखी गई है लेकिन दूसरे ढंग से। वहां पर सिर्फ ये लिखा गया है कि कोई शत्रु देश का अगर व्यक्ति आ गया है तो उसे आप शक के दायरे में पकड़ सकते हैं, लेकिन अपने देश के नागरिकों को नहीं। लेकिन भारत में ऐसा है कि अपने भी देश के नागरिकों को शक के दायरे में पकड़ सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं, और शत्रु देश का है तो उसका भी। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया कि कोई भी व्यक्ति 3 कारण से गिरफ्तार हो सकता है। या तो वो अपराध किया हो, या अपराध किया है इसका शंका है प्रशासन को, इसलिए वो उठा लिया। तीसरा,
कि अपराध हुआ नहीं है लेकिन आशंका है कि ये व्यक्ति अपराध कर सकता है, तो अपराध को रोकने के लिए उस व्यक्ति को पहले ही पकड़ लिया जाए और उसे कारावास में रखा जाए, पुलिस अभिरक्षा में रखा जाए, तो उसे बोला जाता है निवारक निरोध। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको दोनों तरह के अधिकार दिए गए हैं। जब सामान्य दांडिक विधि से आपको पुलिस पकड़ती है तो आपको 3 अधिकार संविधान ने दिए हैं। ये आपको महत्वपूर्ण है जानना। यहां भी आपको 2-3 अधिकार दिए गए हैं, लेकिन यहां पे अधिकार बहुत सीमित है। पहले आप यहां समझिए कि सामान्य दांडिक विधि के अधीन आपको क्या अधिकार दिया गया है। कहने का मतलब, जब आपको पुलिस पकड़ने आती है तो आप सबसे पहले आप उससे पूछ सकते हैं कि आप मुझे किस कारण गिरफ्तार कर रहे हैं, और पुलिस को बताना पड़ेगा कि वो किस कारण से आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। अगर कारण नहीं बताते हैं पुलिस और आपको जबरन उठा कर ले जाते हैं तो वो बहुत बड़ा जुर्म करते हैं, और इसका आपको बेनिफिट मिल सकता है। बेनिफिट क्या मिलेगा? क्योंकि संविधान ने आपको मौलिक अधिकार दिया है, और आपको पता है कि जिसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है वो सीधे अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट में जा सकता है, या फिर अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है सीधे। यानी ये कंप्लेन आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से भी कर सकते हैं, हाई कोर्ट से भी कर सकते हैं कि मुझे पुलिस ने बिना कारण बताए गिरफ्तार कर लिया। इसलिए पुलिस को कारण बताना जरूरी होगा। तो पहला ये हो गया। दूसरा कि 24 घंटे के भीतर आपको नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास उपस्थित करना होगा पुलिस को। यानी जब आपकी गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तार होने के 24 घंटे के भीतर, यानी 24 घंटे तक पुलिस आपको अपनी कस्टडी में रख सकती है। अब ध्यान रहे, इस 24 घंटे में यात्रा का समय नहीं जोड़ा गया है और न ही छुट्टी का समय जोड़ा गया है। जैसे मान लीजिए कि आप प्रयागराज में हैं और आपने यहाँ अपराध करके आप केरल भाग गए। अब पुलिस आपको पकड़ रही है, तो जब पुलिस आपको केरल में पकड़ेगी तो केरल से इलाहाबाद तक यानी कि प्रयागराज तक आने में बहुत समय लग जाएगा। हो सकता है 24 घंटे लग जाएगा, ट्रेन से आए तो और ज़्यादा लग सकता है। फिर आप कहेंगे कि 24 घंटा तो बीत गया, अब सीधे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, तो ऐसा नहीं है। वो यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाएगा। जब पुलिस आपको पकड़ी और अपनी कस्टडी में रखा तब से जोड़ा जाएगा 24 घंटा। और अगर मान लीजिए पकड़ी उसके बाद छुट्टी का समय आ गया, जैसे मान लीजिए शनिवार को पकड़ ली, अगले दिन रविवार छुट्टी का दिन है या कोई त्यौहार है, तो वो त्यौहार भी नहीं माना जाएगा ना, त्यौहार के बाद माना जाएगा। लेकिन इस तरह से 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित वो करेगी। और तीसरा अधिकार है कि आपको अपनी पसंद का वकील या अधिवक्ता चुन सकने की पूरी तरह से छूट है। तो इसे आप पहले, मतलब 24 घंटे के पहले आप समझिए, सबसे पहले पुलिस को कारण बताना पड़ेगा। कारण के बाद आप सीधे अपने वकील चुन सकते हैं। उससे कह सकते हैं कि मेरा वकील आने दीजिए, मेरा वकील आपसे बात करेगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरा वकील ये है, आप बुला के लाओ, ऐसा नहीं। आप बुलाइए, फोन करिए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। फिर उसके बाद 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तो ये 3 आपको अधिकार संविधान ने दिया है। अगर मजिस्ट्रेट आपको दोषी पाता है तब आपको कस्टडी में रखा जाएगा, न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा। और अगर आपको मजिस्ट्रेट को लगता है कि आप निर्दोष हैं तो आप वहीं से बाइज्जत बरी हो जाएंगे। ठीक, तो ये आपको 3 अधिकार दिए गए हैं। अब आते हैं यहाँ पर निवारक निरोध के अंतर्गत। अगर आपको पुलिस पकड़ती है तो आपको जो कारण है वो कारण बताना जरूरी नहीं है। तत्काल कारण बताना जरूरी नहीं है। हालांकि संविधान में ये बात लिखी गई है कि यथाशीघ्र कारण बताया जाए। अब यथाशीघ्र का मतलब तत्काल भी बता सकते हैं, और अगर तत्काल नहीं बताए तो आप पूछ नहीं सकते, लेकिन आमतौर पे 15 दिन के भीतर कारण बता दिया जाता है। तो यहाँ पर तुरंत कारण बताना पड़ता है गिरफ्तार करने के पहले, और यहाँ पर कारण बताना जरूरी नहीं है, बल्कि संविधान में यथाशीघ्र कारण बताया जाए ऐसा लिखा है। दूसरा है इसमें, जैसे यहाँ पर आपको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही पड़ेगा पुलिस को, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर सामान्य दशा में 3 माह तक पुलिस अपनी कस्टडी में आपको रख सकती है बिना न्यायालय में पेश किए। 3 महीने तक
ध्यान रहे, सामान्य दशा में, इसका मतलब अगर दशा गड़बड़ है, आपातकाल लगा हुआ है, कोई और अशांति है, तो इससे बढ़ाया भी जा सकता है। अब तीसरा इसमें है कि आप गिरफ्तारी के विरुद्ध अभ्यावेदन कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन मतलब जब आपकी गिरफ्तारी हुई तो गिरफ्तारी आपको लगता है कि गड़बड़ गिरफ्तारी है, तो उसके विरुद्ध आप जो है अभ्यावेदन दे सकते हैं न्यायालय को। अब देखिए यहां पर लिखा है ना 3 माह तक आपको निरुद्ध किया जा सकता है, ठीक है, इसके आगे भी आपको निरुद्ध किया जा सकता है। इसके लिए व्यवस्था की गई है एक सलाहकार बोर्ड की। सलाहकार बोर्ड होगा और इस बोर्ड में किस प्रकार के मेंबर होते हैं, तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो इस बोर्ड के मेंबर हो सकते हैं, या फिर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज मेंबर हो सकते हैं, या फिर हाई कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति इस सलाहकार बोर्ड के मेंबर हो सकते हैं। अब हाई कोर्ट की योग्यता मतलब जज की योग्यता रखने वाले व्यक्ति कौन होंगे, जो वहां पे 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। तो कुल मिला के यही लोग जो बोर्ड के सदस्य होंगे वो अगर परमिशन देंगे कस्टडी को आगे बढ़ाने की तभी आगे बढ़ेगी, अन्यथा 3 माह के भीतर ही छूट जाएगी। तो ये हो गया 2 तरह की गिरफ्तारियों और उससे हम किस प्रकार से संरक्षण प्राप्त करते हैं। लास्ट का एक अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 22 का 7। इस 22 के 7 में स्पष्ट लिखा गया है, संविधान में लिखा गया है कि संसद को ये अधिकार है कि वो निवारक निरोध पर कानून बना सकती है। यानी कि सलाहकार बोर्ड के राय के बिना भी इस समय को और बढ़ाया जा सकता है। अगर संसद ने कोई विधि बना दी है तो उस विधि के अंतर्गत इस समय को बढ़ाया जा सकता है। कहने का मतलब कि निवारक निरोध पर कानून संसद बना सकती है। और सबसे खास बात यह कि निवारक निरोध जो व्यवस्था है यह समवर्ती सूची का है। यानी कि ये समवर्ती सूची का मतलब कि इस विषय पर राज्य भी कानून बना सकती है और केंद्र भी कानून बना सकता है। तो जब केंद्र कानून बनाएगा तो संसद बनाएगी और कोई राज्य कानून बनाएगा तो वहाँ की विधानमंडल बनाएगी। महाराष्ट्र में इसका अलग कानून है, जम्मू कश्मीर में अलग कानून है, कुछ राज्यों ने इसका, यूपी में भी एक कानून है। तो अलग अलग राज्यों में निवारक निरोध पर कानून बना है और केंद्र ने भी समय समय पर कानून बनाया। तो वो किसका अधिकार है, अनुच्छेद 22 के 7 के अंतर्गत संसद को अधिकार दिया गया है जिसका संसद प्रयोग करती है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि इस अधिकार का प्रयोग करके संसद ने कौन कौन से निवारक निरोध कानून बनाए और वर्तमान में कौन कौन से निवारक निरोध कानून चल रहे हैं जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को शक के दायरे में अपराध करने के पहले ही उसे गिरफ्तार किया जाता है, जिसे आमतौर पर आप नजरबंद कहते हैं। तो नजरबंद भी इसी के अंतर्गत आता है, अभी हम विस्तार से देखेंगे कि हमने यहाँ पे 2 निवारक निरोध कानून लिखे हैं, अभी हम और आपको बताएंगे। सबसे पहले जब देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, तो पहला निवारक निरोध अधिनियम 1950 में आया, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। निवारक निरोध को अंग्रेजी में प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। 31 दिसंबर 1969 तक ये चला था। इसमें 1 वर्ष तक के लिए व्यक्ति को नजरबंद रखा जाता था, मतलब निरुद्ध रखा जाता था। अभी बताया ना कि सामान्य दशा में सिर्फ 3 माह तक ही वर्णन है संविधान में, लेकिन जब कोई कानून बना दिया जाए संसद द्वारा तो उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। तो इसीलिए ये एक वर्ष के लिए था, यानी इसमें 1 वर्ष के लिए व्यक्ति निरुद्ध होता था और 31 दिसंबर 1969 तक चला, 1950 से 1969 में ये समाप्त हो गया। यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, नजरबंद का मतलब क्या होता है। आपने खूब सुना होगा प्रायः ना कि फला व्यक्ति को नजरबंद कर दिया गया। तो नजरबंद का मतलब होता है कि उस व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार करके उसको किसी ऐसे घर में या किसी ऐसे कमरे में या किसी ऐसे स्थान पर रखा जाएगा जो स्थान गुप्त होगा। उसकी सारी सुख सुविधाएं तो वहां होंगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत उसको नहीं होगी, लेकिन उसको किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा, उसको किसी से फोन पर बात नहीं करने दिया जाएगा। यानी उसकी हर एक एक्टिविटी को नजर पर रखा जाएगा, कोई तकलीफ उसको ना हो व्यक्तिगत। तो इस तरह से है।
तो देखिए 1969 में जब ये समाप्त हो गया तो उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण एक्ट आया जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, जिसका नाम है मीसा। मीसा का फुल फॉर्म होता है अंग्रेजी में मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 में ये कानून आया। इस कानून के तहत हजारों लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। लालू प्रसाद यादव भी इसी कानून के तहत गिरफ्तार हुए थे, इसीलिए उन्होंने अपनी एक बेटी का नाम मीसा भी रखा है, मीसा भारती। तो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 में ये बनाया गया और 7 मई 1971 को सबसे पहले ये अध्यादेश के तहत लाया गया था। आप जानते हैं कि जब संसद न चल रही हो या संसद में, लोकसभा में तो सरकार का बहुमत है लेकिन राज्यसभा में सरकार का बहुमत नहीं है, तो उस स्थिति में कोई कानून सरकार संसद से नहीं बना सकती। लेकिन अगर वो कानून बनाना बहुत जरूरी हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश ला देता है और वो अध्यादेश 6 माह तक रहता है। तो इस तरह से ये कानून संसद द्वारा नहीं बन सकता था, ऐसी अंदेशा था, इसीलिए राष्ट्रपति अध्यादेश लाए 7 मई 1971 को, यानी ये कानून अध्यादेश के तहत लाया गया। लेकिन उसके बाद ही जून में ही संसद द्वारा पारित हो गया और ये कानून का बिल्कुल रूप ले लिया 1 महीने बाद ही। इसमें 21 माह तक व्यक्ति को निरुद्ध रखा जाता था, नजरबंद 21 महीने तक, और 1979 में फिर ये समाप्त हो गया। इसके अलावा 2 और निवारक निरोध हम देखते हैं कानून, बाकी और बहुत सारे कानून बने, लेकिन आपको इतना ही ध्यान में रखना है, परीक्षा में आमतौर पर यहीं से पूछा जाता है। एक है विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974, इसको शॉर्टकट में कोफेपोसा बोलते हैं। तो कोफेपोसा जो निवारक निरुद्ध कानून है वो अभी भी चल रहा है, ठीक है। 19 दिसंबर 1974 में ये कानून बनाया गया था। शुरू में इसमें 1 वर्ष के लिए गिरफ्तारी होती थी, बाद में इसमें और कठोरता दिखाई गई और 2 वर्ष की गिरफ्तारी होने लगी। यानी इस कानून के अंतर्गत जो पकड़ा जाएगा वह व्यक्ति 2 वर्ष तक नजरबंद रहेगा, गिरफ्तार रहेगा। इसमें क्या है कि विदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी वाला मामला है। इसके अलावा है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, इसको बोलचाल की भाषा में इसका प्रचलित नाम हो गया था रासुका। एकता, अखंडता और संप्रभुता को अगर खतरा है, इसके अलावा जातीय दंगा भड़काने की अगर गुंजाइश है, ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है, इसके भाषण से दंगा फैल सकता है, सांप्रदायिक दंगा हो सकता है, तो इसे बहुत कठोर बनाया गया है। सबसे कठोर यही है और 1984 से ये और कठोर बना दिया गया है और ये दोनों अभी भी लागू हैं, चल रहे हैं। इनके अलावा अलग अलग नामों से अलग अलग राज्यों ने अपने यहाँ भी निवारक निरोध कानून बनाए हुए। तो आज हम लोगों ने अनुच्छेद 22 में देखा कि गिरफ्तारी किसी भी व्यक्ति की 2 तरीके से होती है, सामान्य दांडिक विधि से यानी कि अपराध करने पर, या अपराध हो जाने के बाद शक के दायरे में आने पर व्यक्ति गिरफ्तार होता है। फिर उसको क्या क्या छूट मिलती है वो हमने देखा। लेकिन ध्यान रहे, अगर कोई विदेशी व्यक्ति, शत्रु देश का व्यक्ति अगर पकड़ा जाता है कोई जुर्म करते हुए, तो सामान्य दांडिक विधि के अंतर्गत भी उसको जरूरी नहीं है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। शत्रु देश के व्यक्ति को पेश नहीं किया जाएगा। बाकी किसी और देश का व्यक्ति हो तो उसको वही अधिकार मिलेगा जो यहाँ के नागरिकों को मिला है, सामान्य दांडिक विधि के अधीन भी। निवारक निरोध में हमने देखा कि संविधान ने क्या वर्णन किया है इसमें, कि आपको 3 माह तक ही निरुद्ध किया जाएगा, यथाशीघ्र आपको कारण बताया जाएगा और आपको अपने गिरफ्तारी के विरुद्ध अभ्यावेदन देने की छूट होगी। लेकिन संसद चाहे तो इस पर कानून बना सकती है। इस कानून का प्रयोग करते हुए संसद ने अलग अलग समयों पर अलग अलग नाम से निवारक निरोध कानून बनाए, जिसमें से हम लोगों ने 4 निवारक निरोध कानून को देखा। तो आज से हमारा स्वतंत्रता का अधिकार होता है समाप्त। अब तीसरा जो अधिकार हमारा है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।